नमस्कार। मीम कल्चर और सुप्रीम कोर्ट का आमना सामना सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर असल में कुछ ऐसा ही हुआ है। चलिए इस अनोखे मुद्दे का एक डीप डाइव विश्लेषण करते हैं, जहां एक मजाकिया इंटरनेट मीम सीधा देश की सबसे बड़ी संवैधानिक अदालत तक जा पहुंचा। ये मामला अपने आप में कानून और इंटरनेट के टकराव का एक असाधारण उदाहरण है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या एक साधारण सा वायरल इंटरनेट मीम एक अवैध व्यावसायिक उद्यम यानी इलीगल कमर्शियल एंटरप्राइज बन सकता है? ये सिर्फ एक बहस नहीं रह गई है। एक सटायरिकल ऑनलाइन कैंपेन ने एक ऐसी जटिल कानूनी स्थिति पैदा कर दी है जिसने डिजिटल कंटेंट के व्यावसायीकरण को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। आइए देखते हैं कि मुद्दा इतना आगे कैसे बढ़ा। तो इस विश्लेषण के पहले भाग में बात करते हैं उस अजीबोगरीब डिजिटल मूवमेंट की, जिसका नाम है द कॉकरोच जनता पार्टी। लाखों, जी हाँ, मिलियंस। हम उस पैमाने की बात कर रहे हैं जहां कॉकरोच जनता पार्टी नामक एक व्यंग्यात्मक यानी सटैरिकल पन्ना देखते ही देखते सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स बटोर लेता है। इंटरनेट पर इसका आग की तरह फैलना इस बात का सबूत है कि डिजिटल दुनिया को ये आइडिया कितना आकर्षक और तेजी से जुड़ने वाला लगा। लेकिन आखिर इस सब की शुरुआत कहाँ से हुई? आइए भाग 2 में इस वायरल मुद्दे के उद्गम यानी ओरिजिन को समझते हैं। घटनाओं का क्रम बहुत तेजी से बढ़ा। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट्स के पदनाम से जुड़ी एक रूटीन हियरिंग चल रही थी। उस दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कुछ मौखिक टिप्पणियां की। फिर क्या था, इस वार्तालाप के एक छोटे से हिस्से को बिना उसके पूरे संदर्भ के अलग निकाल दिया गया और वहीं से इसने एक वायरल मीम का रूप ले लिया जो पूरे इंटरनेट पर छा गया। अब उन विशिष्ट शब्दों को समझना जरूरी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने अदालत में कहा था कि बेरोजगार युवा मीडिया, सोशल मीडिया और आरटीआई के जरिए एक्टिविज्म की तरफ मुड़ रहे हैं और कॉकरोचेस बन रहे हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे ही इन शब्दों को न्यायालय के बाहर लाकर ऑनलाइन दुनिया में पेश किया गया, इनका पूरा कॉन्टेक्स्ट ही बदल गया और इसने एक मैसिव डिजिटल ट्रोलिंग को भड़का दिया। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इसका मूल स्पष्टीकरण क्या था। दरअसल चीफ जस्टिस का निशाना सच्चे सामाजिक कार्यकर्ता बिल्कुल नहीं थे। उनकी टिप्पणी सिर्फ उन लोगों के लिए थी जो फर्जी डिग्री यानी नकली प्रमाण पत्रों के सहारे इस पेशे में घुस आते हैं। मगर अफसोस, मीम कल्चर की इस आंधी और शोर शराबे में ये जरूरी कॉन्टेक्स्ट पूरी तरह से गायब हो गया। इसके बाद मुद्दा और गंभीर हो गया। भाग 3 में हम उस फॉर्मल लीगल चुनौती यानी सुप्रीम कोर्ट पिटिशन की बात करेंगे जिसने इस डिजिटल केओस पर लगाम लगाने का प्रयास किया। राजा चौधरी द्वारा दायर इस याचिका यानी पिटिशन में 3 बहुत ही ठोस मांगे रखी गई हैं। पहली, इस कॉकरोच जनता पार्टी की गतिविधियों की सीबीआई जांच हो। दूसरी, कोर्टरूम की इन मौखिक टिप्पणियों के कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन यानी व्यावसायिक शोषण पर सख्त कार्रवाई हो। और तीसरी और सबसे अहम, फर्जी वकीलों और नकली लॉ डिग्रीज की एक स्वतंत्र जांच हो। ये साफ दिखाता है कि अब महज इंटरनेट ट्रोलिंग का मामला नहीं रहा। और इस याचिका की गंभीरता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इसमें किन संस्थाओं को प्रतिवादी यानी रिस्पोंडेंट बनाया गया है। भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और यहाँ तक कि सीबीआई, इतनी बड़ी और अहम संस्थाओं का शामिल होना बताता है कि एक वायरल मुद्दा किस तरह देश की सबसे बड़ी एजेंसियों के हस्तक्षेप की मांग कर रहा है। तो इस पूरी बहस का मूल आधार क्या है? भाग 4 में आइए सटैर वर्सेस कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन की इस बारीक कानूनी रेखा को समझते हैं। यहाँ एक बेहद सूक्ष्म पर बहुत जरूरी कानूनी अंतर है। एक तरफ है संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) के तहत सुरक्षित गतिविधि जैसे लोकतांत्रिक असहमति, व्यंग्य और वाजिब आलोचना। लेकिन याचिका कहती है कि इसके ठीक विपरीत खड़ा है अवैध व्यवसायीकरण, किसी न्यायिक कार्यवाही पर ट्रेडमार्क फाइल करना, उसको मोनेटाइज करना और पॉलिटिकल ब्रांड बनाना। ये अधिकार किसी भी तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच की श्रेणी में नहीं आता। पिटिशन में एक बड़ा कॉन्सेप्ट सामने आता है, कमोडिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीडिंग्स। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि न्यायिक सुनवाई के दौरान जो भी डायनामिक और मौखिक बहस होती है उसको बिना किसी अनुमति के डिजिटल संपत्ति में बदल लेना। इन चर्चाओं को संदर्भ से अलग करके पैसे कमाने का जरिया या पब्लिक तमाशा बना देना एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड माना जा रहा है जो न्यायालय की गरिमा को चोट पहुंचाता है। अब इस चौंकाने वाले तथ्य पर नजर डालते हैं।
ऐसी कई अपॉर्चुनिस्ट एंटिटीज थी जिन्होंने लंबे समय तक मुनाफा कमाने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी शब्द के लिए सच में ट्रेडमार्क एप्लीकेशंस फाइल कर दी थी। ये सोचने वाली बात है कि एक कोर्ट हियरिंग से निकले शब्दों पर अपना स्थायी व्यावसायिक अधिकार जमाने की कोशिश की जा रही थी। ये साफ दिखाता है कि इंटरनेट फेम को कैश में बदलने की भूख किस हद तक जा सकती है। और इसके साथ हम आते हैं इस विश्लेषण की सबसे संगीन परत पर, भाग 5, द फेक एडवोकेट क्राइसिस, जिसने असल में इस पूरे विवाद की नींव रखी थी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन सीनियर एडवोकेट मनन कुमार मिश्रा का ये बयान पूरी स्थिति को साफ कर देता है। उन्होंने माना कि बार काउंसिल इस समस्या को लेकर पूरी तरह अवगत है और इस पर कदम उठाने की प्रक्रिया जारी है। यानी कि चीफ जस्टिस ने न्यायालय में जो चिंता व्यक्त की थी वो हवा में नहीं थी, बल्कि संस्था के भीतर चल रहे एक ठोस और भयावह संकट पर आधारित थी। और ये आंकड़े उसी संकट की एक हैरान कर देने वाली तस्वीर पेश करते हैं। भारत में प्रैक्टिस कर रहे वकीलों का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 40%, फर्जी डिग्री या बनावटी सर्टिफिकेट्स के आधार पर काम कर रहा हो सकता है, जबकि सही और वैध वकीलों की संख्या 7% दर्शाई गई है। ये आंकड़ा कानूनी पेशे की पूरी बुनियाद और उसकी विश्वसनीयता पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न लगा देता है। याचिका का मुख्य और अंतिम तर्क यही है कि फर्जी वकीलों का ये संकट सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि पेशेवर मानकों यानी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स में हो रही एक लगातार और खतरनाक गिरावट का सबूत है। और इसीलिए कानूनी व्यवस्था में लोगों के भरोसे को वापस जीतने के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा हस्तक्षेप अब वक्त की सबसे बड़ी मांग बन चुका है। तो इस विश्लेषण के आखिर में एक बेहद गंभीर और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल हमारे सामने खड़ा है। एक ऐसे दौर में जहां कोर्टरूम्स आम जनता के लिए और ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो रहे हैं, वहां न्यायिक कार्यवाहियों की गरिमा को इस लगातार चलती डिजिटल मोनेटाइजेशन और मीम कल्चर की आंधी से कैसे सुरक्षित रखा जाएगा? ये एक ऐसा प्रश्न है जो कानून और इंटरनेट के आने वाले भविष्य की दिशा तय करेगा। इस विश्लेषण को देखने और इस विषय की गहराई को समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।